नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली कोरी नदी के संगम पर शुरू हुआ ऐतिहासिक जौलजीबी मेला। उद्घाटन समारोह में बोले मुख्यमंत्री, राज्य में आपदा की रोकथाम को स्थापित होगा आपदा अनुसंधान संस्थान, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड में छाया लोक पर्व इगास का उल्लास। जगह जगह लोगों ने भैलो जलाकर और लोक नृत्यों के बीच मनाया त्योहार। सांसद अनिल बलूनी ने, पौड़ी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने, हल्द्वानी ने मनाई इगास। चंपावत के दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव एस संधू ने रीठा साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था। अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में आपदा से हुई क्षति की समीक्षा भी की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के भी दिए निर्देश। और अब लड़कियों के लिए भी खुला एनडीए के जरिए सेना में आने का रास्ता। प्रवेश परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों के साथ ही उनके परिजनों में भी दिखा खासा उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। पिथौरागढ़ जिले की सीमांत धारचूला तहसील का अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेला आज शुरू हो गया। काली और कोरी नदी के संगम पर आयोजित होने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पारंपरिक और व्यापारिक जौलजीबी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेले को और अधिक विकसित और सुविधायुक्त किया जाएगा। ये मेला भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को भी मजबूत करता है। उन्होंने जानकारी दी कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण बरम से कनार तक सड़क के निर्माण के लिए वन विभाग से अनापत्ति मिल गई है। इस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष आने वाली आपदाओं की रोकथाम के लिए राज्य में एक आपदा अनुसंधान संस्थान खोले जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुंसियारी को नगर पंचायत बनाने, बरम में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के लिए कार्यवाही करने और जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने समेत विभिन्न घोषणाएं की। हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मेले के लिए अनुदान की घोषणा की है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य का जो सामुदायिक केंद्र है उसकी बनाए जाने की घोषणा की है। क्षेत्र में क्योंकि बहुत सारी जरूरतें हैं। अभी यहाँ पर आपदा आई है, उस आपदा के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के विकास को आगे ले जाकर माननीय मोदी जी के जो सपने हैं, मोदी जी का जो उत्तराखंड के लिए विजन है, हमारे सीमांत क्षेत्रों के लिए विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए और 2025 में जब हम अपने राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तो उस समय हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा, हर दिशा में आगे होगा। और उसमें हमारा जौलजीबी क्षेत्र, हमारा धारचूला क्षेत्र, हमारा पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, सारे क्षेत्र सम्मिलित होंगे। संचार सेवा होगी। 10 दिवसीय जौलजीबी मेले में विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। छोलिया नर्तकों और सांस्कृतिक टीम के साथ ही कनार के ढोल की प्रस्तुति भी दी गई। स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मेले में भारत और नेपाल के लोग शिरकत करते हैं। 1962 से पहले तक इस मेले में तिब्बत से भी लोग आते थे। मेले के उद्घाटन अवसर पर सांसद अजय टम्टा और पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल भी मौजूद थे। उत्तराखंड, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में लोक पर्व इगास की अनूठी परंपरा है, जो एक तरफ शास्त्र सम्मत है और दूसरी ओर लोक सम्मत। विष्णु पुराण में आज के दिन ही यानी देवोत्थानी एकादशी को वृंदा अर्थात तुलसी के विवाह का वर्णन मिलता है। वहीं भागवत पुराण में गोवर्धन पूजा के साथ साथ गौ पूजा का विधान है। गढ़वाल में ये दोनों अनुष्ठान आज के दिन विधि विधान के साथ किए जाते हैं। पहाड़ की लोक परंपरा में आज के दिन भैलो खेलने की भी परंपरा है, जो दीपावली के अंदाज में एक तरह का विजय उत्सव है। ऐतिहासिक रूप से मनाए जाने वाले इगास के बारे में कहा जाता है कि गढ़वाल राज्य के भड़वीर माधो सिंह भंडारी ने हुणियों के देश तिब्बत पर विजय प्राप्त की। ये शुभ समाचार गढ़वाल के राजा को आज ही के दिन मिला था। इस शुभ अवसर के मिलने पर इस शुभ समाचार के मिलने पर गढ़वाल में दीप पर्व का आयोजन किया गया और भैलो खेले गए।
पहलों में लकड़ियों के गट्ठर को आग लगाकर उसे रस्सी के सहारे चारों ओर घुमाया जाता है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में इगास को बूढ़ी दिवाली के तौर पर भी मनाया जाता है। राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने इगास पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी इगास लोक पर्व के अवसर पर पौड़ी जनपद स्थित अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा कि वे विगत कुछ सालों से सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हम अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए हर साल इगास अपने पैतृक गांव में मनाएं। इसलिए वे स्वयं भी अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, जिससे आने वाले समय में इगास मनाने को लेकर मजबूती मिलेगी। जो इगास का कार्यक्रम है, ये केवल एक त्यौहार मनाने का कार्यक्रम नहीं है। ये उत्तराखंड की तमाम समस्याओं से निराकरण के लिए एक अभियान की शुरुआत है। इससे जो हमारे गांव निर्जन हो रहे हैं, उसकी लड़ाई की शुरुआत है। इससे जो पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, उसकी लड़ाई की शुरुआत है। इस इगास पर्व को हम उत्तराखंड की आर्थिकी के साथ जोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से गुजरात में गरबा होता है, पूरे सैलानी वहाँ जाते हैं, जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के लिए बंगाल में जाते हैं, बिहार के हमारे लोग छठ मनाने अपने घर जाते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड की भी हमारी एक विशेष सांस्कृतिक पहचान है। तो क्यों नहीं हम लोग भी इस तरह के त्योहारों को अपनाएं। वहीं पौड़ी निवासी मधु खुगशाल का कहना है कि सांसद अनिल बलूनी की ओर से जिस पहल की शुरुआत की गई, उससे हमारे पैतृक गांव में रौनक देखने को मिल रही है। इस बार पौड़ी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इगास धूमधाम से मनाई जा रही है। देखिए, आज माननीय राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी अपने पैतृक गांव आकर के उन्होंने जो इगास का पर्व मनाया है, उससे काफ़ी हर्ष और उल्लास की स्थिति उनके गांव में भी देखने को मिली। और गांव में ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश में आज एक खुशी की लहर है कि हम लोग अपने पैतृक गांव में जाके जो हमारा ये इगास का पर्व है, इसको हम लोग अपने पैतृक गांव में जाकर के मनाएं। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल के अवसर पर हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। मशक बीन की धुन पर लोक कलाकारों ने छोलिया और अन्य लोक नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को और भी उल्लासमय बना दिया। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 501 दीपक जलाकर इगास पर्व मनाया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के दोनों मंडलों में ये लोक पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। गढ़वाल में जहां इसे इगास के रूप में मनाते हैं, वहीं ये कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है और जाना जाता है। पहाड़ के लोक पर्वों की महत्ता को बरकरार रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लोक पर्वों को मनाना जरूरी है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस पर्व पर अवकाश घोषित किया है। हमारे दोनों मंडलों में, गढ़वाल मंडल में इगास और यहाँ बूढ़ी दिवाली के नाम से ये त्योहार जाना जाता है। जी, मैंने कहा ना, हमारी संस्कृति बहुत ही रिच संस्कृति है। एक एक त्योहार का अपना अलग अलग महत्व है। तो जो बूढ़ी दिवाली हम मनाते हैं आज सब तरफ, इसको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे। हम चाहते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है, नई पीढ़ी को ये सब चीजें विरासत में देती जाए, उनको बताते रहे। कहीं पर हम भूल जाते हैं, कहीं पर हम इनकी तरफ जाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी चीजों से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये प्रयास किया है हमारी सरकार ने, इस बार एक सरकारी छुट्टी दी है और सारे लोगों को उत्तराखंड में आज दीप भी जलेंगे घरों में। जिस तरह से दिवाली होती है उसी तरह से होंगे और रस्म और रिवाज होते हैं। कहीं पकवान बनते हैं, कहीं और सिंगल बनाते हैं, कहीं पुए बनाते हैं। तो हर तरह से जो पूजने की रस्म और रिवाज है वो पुनः आज बूढ़ी दिवाली में दिखाई पड़ता है। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मुख्य सचिव एस संधू ने चंपावत जिले में आपदा से हुई क्षति की समीक्षा के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक ली। रीठा साहिब के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव ने आपदा राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आपदा राहत कार्य संतोषजनक ढंग से हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्य सचिव ने गुरुद्वारा रीठा साहिब में मत्था टेका।
स्थानीय लोगों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ डीएम साहब भी थे, सीडीओ साहब थे, एसपी साहब थे और सीएमओ साहब थे। तो हमने जो अभी आपदा आई उसके बारे भी चर्चा की, जो राहत कार्य कितना पूरा हो गया है, कितना रह गया है, और उसके बाद इलेक्शन आ रही है उसकी तैयारी की बात की, और हेल्थ रिलेटेड इशू जो कोविड वगैरह के साथ हैं इन सभी की समीक्षा की और संतोषजनक कार्रवाई पाई गई। जिले की पूरी टीम लगी हुई है और अच्छा काम कर रही है। कुछ बिंदु थे जो शासन स्तर पर निर्णय होना है, उसके बारे जिलाधिकारी ने बताया, उसको हम जल्दी ही शासन से निर्णय लेके जिले को अवगत कराएंगे। आज से लड़कियों के लिए भी एनडीए की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। अब लड़कियां भी देश की रक्षा के लिए सेना का हिस्सा बन सकेंगी। इससे परीक्षा देने आई लड़कियों और उनके परिजनों में खासा उत्साह और खुशी की लहर है। देहरादून के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा दिलवाने दूर दूर से आए परिजनों का कहना था कि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, जिसका सभी स्वागत और सम्मान करते हैं। जो उससे पता किया है हमने, वो बहुत ही अच्छा पेपर गया उनका। फर्स्ट टाइम गुड़िया बहुत खुश है और मैं आशा करता हूँ कि उसका काम हो जाएगा बच्चों का। बहुत ही अच्छा पेपर हुआ उनका फर्स्ट टाइम। वो देश की रक्षा करेंगी और बिटियाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने बिटियाओं के उसमें डिसीजन लिया है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। पहली बार मौका मिला बच्चियों को, तो ये खुश है अपने उसमें कि मैं मम्मी एग्ज़ाम दूंगी अच्छी तरीके से। होशियार है, नंबर पढ़ सकता है, उम्मीद है। सरकार ने अच्छा किया, जो कुछ भी किया, लड़कियों को पहली दफ़ा मौका दिया। वहीं दूसरी ओर परीक्षा देने आई लड़कियों का कहना था कि एनडीए की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र काफी आसान था। हालांकि कुछ का मानना था कि पेपर की तैयारी के लिए समय कम मिला। उनका कहना था कि एग्जाम रूम में सोशल दूरी, मास्क आदि का सख्ती से पालन किया गया। एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर अच्छे से रिवीजन किया होता तो इजीली हो जाता। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा के आ रहा था आंसर, कुछ थोड़े बड़े थे जिसमें ट्रिक्स लगनी थी। मैं मास्क पहनना वहाँ पे ज़रूरी करा हुआ है, मास्क आप नीचे नहीं कर सकते, और हैंड सैनिटाइज़र दिया गया था अंदर, और काफ़ी सीट्स के बीच में जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और एनडीए में जैसे फर्स्ट टाइम अभी लड़कियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खोला है, बहुत अच्छा किया है। ये लड़कियों को भी हर एक क्षेत्र में जाना चाहिए। मैंने एनडीए की परीक्षा दी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कोरोना का भी ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम हुआ है और थोड़ा हार्ड था मगर फिर भी अच्छा था। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दरों पर मिल रही जेनेरिक दवाओं से उधम सिंह नगर की आम जनता को बहुत राहत मिल रही है। जिले के राजकीय चिकित्सालय के परिसरों में खुले 7 जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के जन औषधि नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि जनपद के सभी सरकारी चिकित्सालय परिसरों में कुल 7 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां बीपी, शुगर और अन्य गंभीर बीमारियों की जेनेरिक दवाएं 70 से 80% कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनरली जो हमारे जनऔषधि केंद्र हैं उसमें ब्रांडेड दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती हैं, वे केवल जेनेरिक दवाइयाँ ही होती हैं, और चिकित्सक यदि ब्रांडेड भी लिखेंगे तो उनको जेनेरिक दवाएँ ही उपलब्ध कराई जाती हैं मरीजों को, तो इससे मरीजों का काफ़ी बचत होती है। आमतौर पे एक मरीज का अगर बाजार से कोई मरीज महीने भर की बीपी की या डायबिटीज़ की दवाई का अपना इलाज करा रहा है तो उसका 3 से 4 हज़ार रुपये तक का महीने मासिक खर्चा आता है। जबकि अगर हम जेनेरिक दवाइयाँ और जनऔषधि केंद्रों से दवाइयों का देखें रेशियो, तो मुश्किल से 300 से 400 रुपये तक का ही उसका खर्चा आता है। तो इससे मरीज़ का वित्तीय कितना उसकी बचत होती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फायदा हो रहा है। जन औषधि केंद्र पर दवा लेने आए लाभार्थी अभिषेक कुमार ने बताया कि पत्नी की डिलीवरी की दवाएं बाजार में काफी महंगी हैं, जबकि जन औषधि केंद्रों में काफी सस्ती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ये एक अच्छी मुहिम है, जिससे आम जनता को अत्यधिक लाभ हो रहा है। एक अन्य लाभार्थी संजय कुमार अरोरा ने बताया कि पिछले लगभग 2 वर्ष से उन्हें बीपी की परेशानी है, जिसकी दवाएं बाजार के मुकाबले जन औषधि केंद्र पर काफी सस्ती हैं। मेरी वाइफ की डिलीवरी के बाद की जो दवाइयां हैं वो लेने आया हूँ। वो दवाइयां मैंने मार्केट में भी पता करी तो मेडिकल स्टोर्स पे वो दवाइयां बहुत ज़्यादा महंगी थी
और यहाँ पे वो दवाइयाँ जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे दामों में मिल जाती हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये दवाइयाँ लेने आया हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे ब्लड प्रेशर का, मैं उच्च रक्तचाप का पेशेंट हूँ और ये परेशानी मुझे काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन उस पर मेरा काफ़ी अच्छा खर्चा हो जाता रहा दवाई लेते हुए। तो अब वो मैं मानता था कि पत्ता मेरा तकरीबन एक पत्ता जो है 10 गोली का 150-100 रुपये का पड़ जाता था। और अब जो है ये जो दवाइयाँ हैं मुझे जो जन औषधि केंद्र से जो उपलब्ध हो रही हैं, ये एक पत्ता मुझे 30 से 40 रुपए के बीच में एक पत्ता मुझे मिल जाता है 10 गोली का। और काफ़ी मेरी जो है मैं मानता हूँ कि 1.5-2 साल से मेरा इस मामले में काफ़ी बचत हुआ है। लाभार्थी साधना रावत का कहना है कि पहले हमें महीने भर की दवा बरेली से मंगानी पड़ती थी, जिसमें 2000 रुपए तक खर्च हो जाते थे। अब वही दवाएं जन औषधि केंद्र से महज 700 या 800 रुपए में आ जाती हैं, जिससे पैसे के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। एक अन्य लाभार्थी सेवानिवृत्त अधिकारी शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि पेंशनर्स को जन औषधि केंद्रों से बड़ी राहत मिल रही है। और ये दवाएं जो है हमको पहले बरेली से कम 1700-1800 तक की पड़ती थी महीने की, और यही दवाई हमें यहाँ से 700 तक की पड़ जाती है। हमें इतना लाभ है प्रधानमंत्री योजना से। पहले हमें दवाई लेने के लिए कम से कम 2000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब वही दवाई हमें 700 में पूरी महीने की हो जाती है। इससे हमारा बजट भी बना रहता है। ये जन औषधि केंद्र में सबसे बड़ी बात ये है कि सस्ते रेटों पे दवाई मिल जाती है, क्योंकि आजकल तो मेडिकल और शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। उस हिसाब से ये जन औषधि केंद्र खोल के और जन औषधि केंद्र के माध्यम से कम गरीब और आम जनता, पेंशनर्स, इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जन औषधि केंद्रों को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के कारण भी दवाओं की मांग काफी बढ़ गई है। विशेषकर बीपी, शुगर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं केंद्र सरकार इन सेंटरों पर उपलब्ध करा रही है। सरकार के प्रयासों से दवाओं की निरंतरता बनी होने से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। जिन हस्तियों को ये पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए उनमें 5 उत्तराखंड से हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत और चिकित्सक डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री प्रदान किए गए। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर योगी एरन को चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया। डॉक्टर एरन का कहना है कि इससे उन्हें और प्रेरणा मिली है। हिम्मत बढ़ी, थोड़ा लगा कि अच्छा काम करूंगा तो पुरस्कार मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, तो अच्छे काम करने की एक प्रेरणा मिली मुझे। डॉक्टर योगी एरन पिछले कई वर्षों से पहाड़ी क्षेत्र में जलने या कटने से पीड़ित हुए व्यक्तियों की निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका से आने वाली डॉक्टरों की टीम से उन्हें ये प्रेरणा मिली। मैं करीब 55 साल से प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ या सीख रहा हूँ 1967 से, और फिर मेरे एक संस्था अमेरिका से आई 2006 में। 20 डॉक्टर आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, 18, 20, कभी 16। वो यहाँ आके फ्री काम करते हैं और सब बड़े बड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अपने प्राइवेट एरोप्लेन्स हैं। तो जब वो आके यहाँ फ्री काम करते हैं और आप यकीन करें इतनी श्रद्धा से करते हैं, उनका वर्क कल्चर, उनका डेडिकेशन, सिंसेरिटी देख के मुझे ये लगा कि जब अमेरिका से इतने बड़े बड़े लोग मेरे गरीब मरीजों का इलाज करने अमेरिका से आ सकते हैं अपने खर्चे पर, तो मैं क्या हिंदुस्तान में रह के, इस एरिया में रह के, क्या इस एरिया के लोगों की मदद नहीं कर सकूँगा। तो मैंने शुरू करा, 2006 से मैंने शुरू करा। पहले नहीं करता था, फ्री करता था, कोई अगर बहुत गरीब आ गया तो मैं मना नहीं करता था। 2006 से मैं फ्री कर रहा हूँ। साल में 2 बार अमेरिका से टीम आती है। टीम ऑपरेशन कर 10 दिन रहती है, ऑपरेशन करके चली जाती है। उसके बाद की देखरेख हम महीनों तक हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर को उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर आएंगे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर श्री नड्डा का ये पहला रुद्रपुर दौरा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है और पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां
की जा रही हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहिल्ला ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्रपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इसके अलावा बंगाली समाज के साथ भी वे सीधा संवाद करेंगे। 15 तारीख को पहले देहरादून, उसके बाद अल्मोड़ा और फिर 4 बजे हेलीपैड रुद्रपुर पर आएंगे। उसके बाद सीधा आनंद बैंक्वेट हॉल पहुंचकर वहां अपने जिला उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 16 तारीख को शहीद उधम सिंह नगर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बंगाली समाज के संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तदुपरांत उसके बाद प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी एवं अन्य सभी बड़े सीनियर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।